जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 23। आज चैप्टर 4 को हम कंक्लूड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे, हम एक हमारा लास्ट कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, वेजरिंग एग्रीमेंट, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8, 9 और जो आज स्टडी कर रहे होंगे 10 इसके भी। और फिर इसके बाद हम टाइम हमारे पास होगा अगर इंशाल्लाह तो MCQs की भी डिस्कशन आज ही कर लेंगे। ठीक है, अगर MCQs की डिस्कशन आज ना हो सके तो ये आपकी होम असाइनमेंट होगी, आपने अटेम्प्ट करके आना है और फिर कल इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर्स में हमसे हमने पढ़ा था एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। इसमें लीगल प्रोसीडिंग की एग्जांपल समझ आ गई ना आपको। जब पार्टीज आपस में मिलकर कहती हैं हम में से कोई भी पार्टी तो दूसरे के खिलाफ केस फाइल नहीं करेगी, ये एग्रीमेंट क्या होता है, वाइड। और जब वो कहते हैं केस फाइल करेंगी लेकिन आर्बिट्रेटर के पास वो, और अगर कहे आर्बिट्रेटर के पास नहीं कोर्ट पे ही केस फाइल करेंगे, लेकिन जो फैसला हुआ किसी हायर कोर्ट में अपील नहीं करेंगे तो भी वैलिड है। और अगर कहें कि केस चल रहा हुआ कोर्ट में और हमने आपस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली, वो भी वैलिड है। क्लियर हो गया। ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स के रूल थे जो केस स्टडीज में टेस्ट करता है। इसी तरह एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड में हमने क्या सीखा कि अगर एक पार्टी दूसरे को पैसे दे के यहां से निकल जाओ तो ये एग्रीमेंट या ये लीगल प्रोविजन वाइड है। लेकिन अगर उससे पूरे का पूरा बिजनेस खरीद के, गुडविल या बिजनेस खरीद के उसे कहा जाए कि अब तुम जाओ यहां से, फिर वैलिड प्रोवाइडेड रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दूसरे बंदे को कह दे कि तुमने अब सारी उम्र ही काम नहीं करना। ऐसा नहीं कि दूसरे बंदे को कह दे कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी काम नहीं करना। उसे उस रेलिवेंट मार्केट में रीजनेबल पीरियड के लिए हम मना कर सकते हैं कि उसने काम नहीं करना। ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड का रूल था। ये क्लियर है ना आपको, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलें। नेक्स्ट हम कंसेप्ट स्टडी करते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट्स में एक अहम एग्रीमेंट है वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या है, जुआ। वेजरिंग का मतलब क्या है, जुआ। सबसे पहले इसको डिफाइन करता है। कहता है अगर दो लोग आपस में बैठ के ये फैसला करें कि किसी चीज के होने या ना होने पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को पेमेंट करेगी, किसी चीज के होने या ना होने पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को पेमेंट करेगी, तो इसे वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। प्रोवाइडेड, शर्त यह है कि पार्टीज का उसमें रियल इंटरेस्ट कोई ना हो। पार्टीज का उसमें रियल इंटरेस्ट कोई ना हो। रियल इंटरेस्ट कोई ना हो। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं इन्हें कहता हूं आप मुझे मोटरसाइकिल देंगे तो मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा। एग्रीमेंट टू गिव मनी इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग है वो क्या कि बाइक देंगे। क्या ये वेजरिंग एग्रीमेंट है? ये वेजरिंग एग्रीमेंट, क्योंकि इसमें पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर पार्टीज का रियल इंटरेस्ट ना हो, जैसे आज बारिश होगी तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, अगर बारिश नहीं हुई तो आप मुझे दीजिएगा। इनमें पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है? कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट टू पे समथिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, इन विच पार्टीज डू नॉट हैव रियल इंटरेस्ट। हैपनिंग और नॉन, अगर बारिश ना हुई तो तुम पैसे देना, ठीक है। अगर बारिश हुई तो मैं पैसे दूंगा, टू पे ऑन हैपनिंग ऑफ समथिंग। अगर ना हुई तो तुम मुझे पैसे देना, नॉन हैपनिंग। अच्छा मुझे बताइए, मैं और भाई ये दोनों मैच देख रहे हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच। मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान जीता तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो तुम मुझे पैसे देना। बताइए वेजरिंग एग्रीमेंट है कि नहीं? बिल्कुल है, ये वेजरिंग एग्रीमेंट। लेकिन अगर, क्योंकि हमारा उसमें कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर ये कहा जाए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स एक दूसरे से एग्री करें कि अगर पाकिस्तान मैच जीता तो इनाम की रकम पाकिस्तान को दी जाएगी, और अगर ऑस्ट्रेलिया मैच जीता तो इनाम की रकम ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी। अब बताइए ये वेजरिंग एग्रीमेंट है कि नहीं? ये वेजरिंग एग्रीमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है।
ठीक है, तो वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब टू पे सम वैल्यूएबल थिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, इन विच पार्टीज डू नॉट हैव रियल इंटरेस्ट। इस तरह गैम्बलिंग भी यही होते हैं ना, वो भी वेजरिंग है। और इस तरह लॉटरी वगैरह, ठीक है, ये भी वेजरिंग एग्रीमेंट ही है। ठीक है, छोटे होते याद है ना आपको, पर्चियां होती थी, निकालते थे, कभी कोई टॉफियां निकलती थी, कभी बिस्किट निकलते थे, वो बेसिकली लॉटरी की बहुत ही बेसिक किस्म थी। ब्रॉड लेवल पे भी इसी तरह लॉटरी नंबर ले लेते हैं आप, और बाद में नंबर लग जाए तो आपको इनाम मिलता है, ये प्राइज बॉन्ड वगैरह, ये एक तरह से यह है। प्राइज बॉन्ड की एग्जांपल तो नहीं मुझे देनी चाहिए, प्राइज बॉन्ड नहीं, लेकिन वैसे इस तरह की जो लॉटरी स्कीम्स होती हैं ये वाइड होती हैं। ठीक है, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट समझ आ गया आपको क्या है? एग्रीमेंट टू पे some valuable thing to other party on happening or non happening of something in which parties do not have real interest. नहीं, ये जो शॉपिंग वगैरह पे वो क्राइटेरिया होता है कि 10,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करें तो आपको ये इनाम मिलेगा, या कि आप लॉटरी में आपका, लेकिन लॉटरी तो कुरानंदाजी होगी, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये लॉटरी में नहीं आता, क्योंकि इसमें बेसिकली आपने बैक एंड पे शॉपिंग की हुई है, तो वो एक इंसेंटिव आपको दे रहे होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये हो कि जी ये 1000 पर्चियाँ हमने डाली हैं, इनमें एक पर्ची निकलने पे आपको बाइक मिलेगी, और आप एक पर्ची आपको 10 रुपये में मिलेगी फॉर एग्जांपल, या 20 रुपये में मिलेगी, और सिर्फ पर्ची खरीद के आप उसमें अपनी एंट्री करवा रहे हो, कोई बैक एंड पे ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उस सूरत में ये लॉटरी होगी और वेजरिंग एग्रीमेंट में आ जाएगी। अच्छा, वेजरिंग एग्रीमेंट का रूल क्या है? सिंपल रूल है, क्या? वेजरिंग एग्रीमेंट वाइड है। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है? वाइड। अच्छा, लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स बज़ाहिर ऐसे लगते हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट है, लेकिन वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। वो सुन लें पहले, फिर उसके इफेक्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट की तरफ जाते हैं। प्राइस कंपटीशन इन्वॉल्विंग गेम ऑफ स्किल। प्राइस कंपटीशन, जब इनाम, कोई कंपटीशन होता है उसमें इनाम दिए जाते हैं। कंपटीशन कैसा होता है? किसी गेम ऑफ स्किल का। जैसे अखबार में बाज़ औक़ात आपने देखा होगा वो क्विज आता है, अगर आप उस क्विज को फिल करें और सही हुआ तो आपको इनाम मिलेगा। ये प्राइज कंपटीशन है जिसमें आपकी स्किल का इम्तिहान है, ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। दो प्लेयर्स हैं, उनके दरमियान में मैच होता है, जीतने वाले को इनाम मिलेगा, ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। जीतने वाले को हारने वाला पे करेगा, ये भी गेम ऑफ स्किल है ना, बेसिकली गेम ऑफ स्किल है, ये भी वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं आएगा, गेम ऑफ स्किल है ना। और इसी तरह अगर हॉर्स रेस में, अच्छा हॉर्स रेस में सुन लें, एक ये होता है हॉर्स रेस हो रही है, हम बाहर बैठे हैं और हम कहते हैं जी अगर ये वाला घोड़ा जीता तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, अगर दूसरे वाला घोड़ा जीता तो तुम मुझे 10,000 देना, ये वेजरिंग है। लेकिन अगर इनाम ये हो कि 10 घोड़े दौड़ रहे हैं और उनमें जीतने वाले घोड़े को इनाम मिलेगा, ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली गेम ऑफ प्राइज कंपटीशन है, रेस है, दौड़ लगी है, प्राइज कंपटीशन है, गेम ऑफ स्किल है, उस पर इनाम मिलेगा। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। अगर पार्टीज का रियल इंटरेस्ट हो उस सूरत में वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन जो पार्टीज बाहर बैठी है, आउटसाइडर्स, वो अगर एग्रीमेंट करें इस तरह का, वो वेजरिंग एग्रीमेंट होगा। लॉ ने क्लियरली 2 एक्सेप्शन बताई हैं जो कि वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं होंगी। एक विनर ऑफ हॉर्स रेस, ठीक है, घोड़ों की रेस लगी है और उसमें जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा, वो भी वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। दूसरा जो प्राइज कंपटीशन होते हैं, कोई भी कंपटीशन हो जाए, कोई रेसलिंग हो जाए, कोई क्रिकेट हो जाए, कोई और खेल हो जाए, दौड़ हो जाए, इसमें जो जीतने वाले को इनाम मिलेगा वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा, वो प्राइज कंपटीशन होगा, कंपटीशन का प्राइस।
वो देखिए फर्स्ट से ले चाहे टॉप 3 पोजीशन को प्राइस दें चाहे टॉप 10 को दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को प्राइस दिया है कंपटीशन की वजह से, क्योंकि उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें कोई पोजीशन ली, तो उस बेस के ऊपर जो इनाम दिया जाएगा वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। अच्छा, इफेक्ट ऑफ अनलॉफुल या इनलीगल एग्रीमेंट, इसको जरा अटेंटिव होकर सुनिएगा। पहली चीज मुझे ये बताएं, हम पढ़ रहे हैं वेजरिंग एग्रीमेंट, लेकिन यहां पे ये नहीं होना चाहिए था इफेक्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, इसलिए कि वेजरिंग एग्रीमेंट अनलॉफुल की एक एग्जांपल है, इलीगल। मेन कंसेप्ट तो हम अनलॉफुल एग्रीमेंट्स पढ़ रहे थे ना, जिसमें वो लंबी चौड़ी 7-8 आइटम्स की लिस्ट थी। वेजरिंग एग्रीमेंट तो एक एग्जांपल है। तो ये जो कंसेप्ट है ना इफेक्ट, ये सारे के सारे वाइड एग्रीमेंट्स के लिए है, ये सिर्फ वेजरिंग के लिए नहीं है। ये वेजरिंग पे भी अप्लाई होता है और बाकी के भी जितने अनलॉफुल वाइड एग्रीमेंट्स हैं उन पे भी अप्लाई होता है। इसीलिए इसकी हेडिंग में इफेक्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं लिखा, हालांकि वेजरिंग एग्रीमेंट में भी यही रूल लगेगा, लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट के अलावा जो अनलॉफुल एग्रीमेंट्स हैं उन पे भी ये रूल लगे। खास तौर पे वेजरिंग पे तो लाजमी लगाना है ना, वेजरिंग पे तो लाजमी लगा, लेकिन ये जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं हम, ये बाकी के वाइड एग्रीमेंट अनलॉफुल एग्रीमेंट्स पे भी अप्लाई होगा। जैसे आप इन भाईजान को पैसे देते हैं और इन्हें कहते हैं कि जी इसका मर्डर कर दें, ठीक है, क्या ये वेजरिंग एग्रीमेंट है? नहीं है ना, लेकिन अनलॉफुल है। बताइए जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ये इस ट्रांजैक्शन में अप्लाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कंसेप्ट को जरा गौर से सुनिएगा। इलीगल एग्रीमेंट्स जितने भी हैं इंक्लूडिंग वेजरिंग एग्रीमेंट्स वो वाइड है। इलीगल एग्रीमेंट्स जितने भी हैं वो, चाहे इलीगैलिटी एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे बाद में राइज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी इलीगैलिटी हो, चाहे इनिशियली या सब्सिक्वेंट, जो इलीगल एग्रीमेंट्स जितने भी हैं वो वाइड। अच्छा, ये तो इजीली समझ आ जाती है, तो आपने पहले से पढ़ा हुआ इलीगल एग्रीमेंट्स वाइड। अगली बात जो है ना वो शायद आपने पहले से ना पढ़ी हो। अगली बात क्या है? कोलैटरल एग्रीमेंट्स आर आल्सो वाइड। कोलैटरल एग्रीमेंट्स आर, इसका मतलब है इलीगल एग्रीमेंट के ऊपर जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इनसे कहूं कि हम ऐसा करते हैं, चोरी चकारी करके पैसे इकट्ठे करते हैं एक, फिर उसके बाद चोरी चकारी से तौबा करके ना तो हम कोई अपना ट्रेड का बिजनेस शुरू करेंगे। अब ये बेसिकली जो एग्रीमेंट क्या है, ये वाइड है। चोरी चकारी वाला एग्रीमेंट वाइड। इसके बाद फर्ज कीजिए 1 साल हमने चोरी चकारी की, पकड़े नहीं गए, उसके बाद बिजनेस शुरू किया पार्टनरशिप का, और ये मेरे सारे पैसे लेके भाग गए, क्या ये मैं इनसे पैसे रिकवर करवा सकता हूँ? नॉर्मल कोई पार्टनरशिप में से पार्टनर पैसे लेके भागे ना तो हम रिकवर करवा सकते हैं, लेकिन इसमें रिकवर क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट था ये बेस कर रहा था, कोलैटरल था, डिपेंड कर रहा था किसके? एक दूसरे वाइड एग्रीमेंट के। तो अगर मेन एग्रीमेंट वाइड है तो कोलैटरल एग्रीमेंट्स भी वाइड होंगे। ये बात समझ आई है? माइनर की शादी का एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड है? वाइड है। आपको याद है एग्जांपल बताए थे कि माइनर के बाप ने किसी पर्सन से लोन लिए ये कह के कि माइनर की शादी कर दें। ये आपको कंसेप्ट समझाया था, इफ परमिटेड वुड डिफीट प्रिविजन ऑफ लॉ में। अब इसमें मेन एग्रीमेंट लोन है, सॉरी ये मेन एग्रीमेंट जो है माइनर की शादी है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है लोन मिलेगा तो माइनर की शादी होगी। लेकिन अगर मेन एग्रीमेंट आपका इलीगल है, वॉइड है, तो बताइए ये लोन का एग्रीमेंट जो कि नॉर्मली वैलिड होता है ये भी वॉइड हो जाएगा। तो इलीगल एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग वेजरिंग एग्रीमेंट का रूल क्या है? मेन एग्रीमेंट वाइड। जो कोलैटरल एग्रीमेंट है, कोलैटरल एग्रीमेंट चाहे इंडिपेंडेंट होते तो वैलिड होते, लेकिन जब वो कोलैटरल टू वाइड एग्रीमेंट हो गए तो खुद भी वाइड हो गए। तीसरा, नो रेमेडी इज अलाउड। रेमेडी का मतलब अगर कोई पार्टी वायलेशन करती है तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। ये इलीगल एग्रीमेंट्स का रूल होता है। जैसे ये भाईजान इनसे कहें कि आप हमारी शॉप पे आए, एसी
1 लाख का एसी खरीद लें, इन्होंने 1 लाख की पेमेंट कर दी, दूसरी पार्टी ने एसी डिलीवर नहीं किया, क्या पहली पार्टी पैसे वापस ले सकती है? ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। लेकिन फर्ज कीजिए पहली पार्टी ने दूसरी को पैसे दिए और कहा कि तुम ऐसा करो तीसरी पार्टी को मर्डर कर दो, दूसरी पार्टी ने पैसे ले लिए, इसका मर्डर नहीं किया, क्या पहली पार्टी दूसरी से पैसे वापस ले सकती है? क्यों? काम तो किया नहीं उसने, इसके पैसे लिए थे। इलीगल एग्रीमेंट। लॉ कहता है इलीगल अनलॉफुल एग्रीमेंट्स में हम किसी किस्म का कोई रेमेडी, कोई कोर्स ऑफ एक्शन, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल नहीं होगा उस पार्टी के खिलाफ जिसने इलीगल एग्रीमेंट किया है। ठीक है, लॉ का एक मुहावरा है, वो ये कहते हैं सिर्फ साफ हाथ कानून का दरवाजा खटखटाए। क्या कहते हैं? सिर्फ साफ हाथ, क्लीन हैंड्स कानून का दरवाजा खटखटाए। तो जिसने दूसरे को मारने के लिए पैसे दिए हैं, क्या उसके हाथ साफ हैं? क्या उसको कानून की मदद लेनी चाहिए अपने एग्रीमेंट के? नहीं, कानून कहता है नहीं, हम इसको किसी किस्म की कोई मदद नहीं देंगे। यही समझा रहा है, नो रेमेडी इज अलाउड, नाइदर डैमेजेस ना रेस्टिट्यूशन, ना पैसे वापस मिलेंगे ना डैमेजेस, और ना ही हम वो काम करने को कहेंगे जिसका एग्रीमेंट हुआ। तीनों कंसेप्ट समझ आ गए? इलीगल एग्रीमेंट या वेजरिंग का। इसका मतलब है, फर्ज कीजिए, छोटी सी एग्जांपल दीजिए एंड पे, मेरी और इन भाई की शर्त लग गई कि आज जो मैच होगा वो पाकिस्तान जीतेगा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। हम दोनों ने पैसे जमा करवा दिए इनको, ये भाईजान पैसे लेके निकल गए, क्या हम इनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट्स में कोई रेमेडी मीन्स कोर्स ऑफ एक्शन, कोई रेमेडी अलाउड नहीं होती। हमारे पास कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, हम कानून की मदद नहीं ले सकते। ये कंसेप्ट क्लियर हो इफेक्ट वाला? अब कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले। हाँ, कोलैटरल में एक पॉइंट है था कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो जिस पार्टी के साथ कोलैटरल एग्रीमेंट किया जा रहा था उसको नहीं पता। जैसे एक बाप ने माइनर की शादी करने के लिए लोन लिया, तो अगर तो लोन देने वाले को पता है कि इससे माइनर की शादी की जाएगी तो फिर ये वाइड हो गया। लेकिन अगर उसे नहीं पता कि इस लोन से क्या काम किया जाएगा तो फिर ये क्या होगा? वैलिड होगा, कोई इशू नहीं है। आप फर्ज कीजिए कि आप छुरियां बेचते हैं, मैं आपकी दुकान पे छुरी ले गया और आके इन भाईजान ने असाइनमेंट नहीं की थी, इनको मैंने मुझे तो पकड़े ही पकड़ेगी, मैं तो मेन कॉन्ट्रैक्ट है ना, क्या इनको पकड़ेंगे कि नहीं? पुलिस इसको पकड़ेगी कि नहीं? डिपेंड करता है क्या इनको पता था कि इस छुरी का इस्तेमाल क्या किया जाए। अगर तो मैंने इन्हें कहा था कि यार ऐसी छुरी देना कि ना जो बंदे को बस जख्मी करे, उसको पता चल जाए, ठीक है, बाकी कोई शदीद नुकसान ना पहुंचाए। इनको अगर मोटिव का पता था तो पुलिस इसको पकड़ेगी, वरना नहीं पकड़ेगी। तो उसी तरह अगर हमारा एग्रीमेंट ऐसा है जो कि लोन ले रहा हूं उससे, लेकिन उससे मैंने काम क्या करना है? मैंने ऐसा एग्रीमेंट करना है जिससे लोगों को नुकसान पहुंचेगा, तो मेरा ये वाला एक्ट तो वाइड है ही, इलीगल है ही है। क्या लोन लेने वाला एक्ट वैलिड होगा कि वाइड है कि वैलिड? ये डिपेंड करता है उनको नॉलेज है कि नहीं। अगर उनको नॉलेज नहीं है तो कोलैटरल ट्रांजैक्शन वैलिड है, और अगर नॉलेज है फिर वाइड है। क्वेश्चन में क्लियरली वो बता देता है आपको, इस बारे में आप बेफिक्र रहे कि कोलैटरल ट्रांजैक्शन क्या थी, मेन ट्रांजैक्शन क्या थी ये भी बताएगा, कोलैटरल ट्रांजैक्शन क्या थी ये भी बताएगा। और अगर कुछ ना बताए कि थर्ड पार्टी को पता था कि नहीं पता था, आपने अज्यूम कर लेना पता था। नॉर्मली क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, हमें अंदाजा हो जाता है। क्लियर हो गया जी? अच्छा, लास्ट गार्डियन माइनर पे जो पैसे खर्च करता है उससे रिकवर करवाने का हक है कि नहीं है? बेसिक नेसेसिटीज के बाद, शाबाश, बेसिक नेसेसिटी वाला पॉइंट याद है। अच्छा, माइनर ने लगाया जुआ,
और हार गया। अब गार्डियन ने, अब वो पार्टी घर पे आ गई, लड़ाई झगड़ा कर रही है। गार्डियन ने, माइनर ने जो जुए की रकम लगाई थी वो अपनी जेब से अदा कर दी थर्ड पार्टी को जिससे जुआ लगाया था। क्या गार्डियन को ये पैसे वापस मिलेंगे? नहीं मिले। यही समझा रहा है कंसेप्ट में। कह रहा है कि अगर कोई भी पार्टी वेजरिंग एग्रीमेंट की पेमेंट करती है ना तो उसे रिकवरी नहीं होगी। यानी अगर मेन पार्टी ने, मिस्टर ए ने कि बी के साथ वेजरिंग एग्रीमेंट किया, मिस्टर ए हार गया, मिस्टर ए के पास पैसे नहीं है, किसी भी दूसरे बंदे ने अगर मिस्टर ए की हालत देख के उसकी जुए की रकम अदा कर दी तो दूसरा बंदा क्या मिस्टर ए की प्रॉपर्टी से या मिस्टर ए से लीगली वो पैसे रिकवर करवा सकता है? लॉ कहता है नहीं करवा सकता। गार्डियन ऑफ माइनर हो या किसी डिसीज्ड का रिप्रेजेंटेटिव, कोई फोर्थ हो गया, मर गया, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो हो या कोई माइनर का गार्डियन हो, कोई भी बंदा हो, दोनों में से इनके अलावा भी कोई हो, अगर वो किसी की जुए की रकम अदा करता है, अगर वो कोई पेमेंट करता है जुए की रकम की, तो उससे वो रिकवरी नहीं करवा सकता, उस रकम की रिकवरी नहीं करवा सकता। समझ आ रही है? क्योंकि लॉ कहता है हम जुए को प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है, आपका कोई कजन है फॉर एग्जांपल, वो आपके सामने आ गया, बहुत परेशान है, रो रहा है, आपने पूछा क्या हुआ, उसने कहा मैं जुए की रकम लगा बैठा हूँ, हार गया हूँ, अब मैं घर नहीं जा रहा क्योंकि घर वो बंदे जो है वो हर घंटे बाद आ जाते हैं पैसे लेने के लिए। आपके दिल में तरस आया, आपने कहा तुम्हारे जुए की जो रकम हारे हो मैं देता हूँ, आपने वो पैसे अदा कर दिए, क्या आप उससे रिकवर करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। अगर नहीं पता तो फिर जाहिर है फिर आपने उसको लोन दिया, फिर आप दे सकते हैं। लेकिन अगर पता है कि जुए की रकम पेमेंट कर रही है तो उस सूरत जुए की रकम अदा की जा रही है, उस सूरत में रिकवरी नहीं होगी। इलीगल किसको किसको प्रिवेंट करना? स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं, ये स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का केस नहीं है। नहीं क्रिमिनल, क्योंकि ये क्रिमिनल स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। उसमें कोई क्राइम करता था और हम उसको कहते थे हम लोगों को नहीं बताएंगे, तुम्हारा जुर्म किसी को नहीं बताएंगे, चुप रहेंगे, वो था स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। इसमें मेरा नहीं ख्याल। इसमें वो इस तरह कह सकते हैं कि अगर आप उसके पैसे पे करें, आपको पता उसने जुआ लगाया और 2 लाख को लिया, तो आपको पैसे देने की वजह बताना चाहिए कोर्ट को कि इसको जुआ में भी कोई छोटा, अगर आपका कंसेप्ट देखें, असल चीज है कंसेप्ट क्लियर होना। अगर स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के साथ आपका कंसेप्ट लिंक होके क्लियर हो रहा है, मुझे कोई एतराज नहीं, आप उसके साथ लिंक कर लें, लेकिन वो कंसेप्ट बहरहाल डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। आप स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की एग्जाम्पल में, एग्जाम में ये एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, एग्जाम में नहीं लिखेंगे। अगर आप खुद समझते हैं कि उससे कंसेप्ट लिंक हो रहा है और आपको समझ आ जाती है लिंक करके तो फिर कर सकते हैं, एग्जाम में बहरहाल नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया वेजरिंग? तो बताइए जरा क्विकली 1 मिनट के अंदर, हमने वेजरिंग में क्या सीखा? वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं? वाइड। लेकिन कौन से वेजरिंग एग्रीमेंट है जो बजाहिर वेजरिंग रखते हैं, असल में वेजरिंग नहीं है? प्राइस कंपटीशन वाले, यानी जो मुकाबले होते हैं, और हॉर्स। लेकिन याद रखें अगर इनमें पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है ना तो फिर ये वेजरिंग नहीं है। अगर रियल इंटरेस्ट नहीं है तो फिर जैसे 2 पहलवान लड़ रहे हैं, आपस में हारने जीतने वाले कोई नाम मिलेगा सो ठीक है, वैलिड है, लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं वो अगर जुआ लगा रहे हैं तो वो वेजरिंग हो जाएगा। क्लियर? और अगर वेजरिंग की पेमेंट कोई थर्ड पार्टी करती है, क्या वो रिकवरी करवा सकते हैं उसकी? नहीं करवा सकती। ये सिंपल कंसेप्ट है। अगर एक थर्ड पार्टी है, आप कह रहे हैं हम 2 लोग एग्रीमेंट करते हैं कि मैच ये टीम जीतेगी, ये एक थर्ड पार्टी आप लोगों से पूछती है कि कौन मैच जीतेगा, तो आप लोग बताते हैं उस थर्ड पार्टी को कि वो उसको इतना नाम देगी। अब ये प्राइस कंपटीशन में आएगा या वेज? नहीं, थर्ड पार्टी कोई भी अगर होगी ना, वो चूंकि, क्या मेरा क्वेश्चन सिंपल है, क्या जो भी प्राइज वगैरह देने की बात हो रही है ये उन क्रिकेटर्स को इनाम देने की बात हो रही है जो खेल रहे हैं, या अदर देन क्रिकेटर्स की बात हो रही है? अदर तो ये वेजरिंग है।
तो ये वेजरिंग होगा। रिकवरी में माइनर भी रिकवरी नहीं करवा सकता, ठीक है। और अगर माइनर के बिहाफ पे आप पेमेंट करते हैं एज गार्डियन तो भी रिकवरी नहीं कर सकते। चलिए ये हमारा कंसेप्ट था छोटा सा। अब पास पेपर्स की तरफ चले। चलिए ये पास कीजिएगा एक मिनट के लिए जी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन था आपका, दोबारा पूछिएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस वेजरिंग होता है कि नहीं होता? अच्छा पहले तो स्पेकुलेटिव बिजनेस समझ ले क्या होता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस ये है कि फर्ज कीजिए आज मुर्गी का रेट क्या है, 300 350 फर्ज कीजिए। अब ईद आने वाली है, ईद के करीब रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इनसे कहता हूं मुझे आज आप 350 के हिसाब से 5 किलो मुर्गी दे दें, चिकन दे दें, ये स्पेकुलेटिव नहीं है। ये स्पेकुलेटिव यानी मैंने अंदाजा लगाया कि कल रेट 400 का हो जाएगा और मैं आज ही इनके साथ एग्रीमेंट कर लेता हूं कि भाई आप मुझे 350 के लिहाज से मुर्गी दे दीजिए। वो कहता है अच्छा ठीक है आज नहीं मैं कल दे दूंगा लेकिन रेट 350 लगेगा क्योंकि आज हमारा एग्रीमेंट हो गया। मैंने कहा ठीक है, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है। स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या है कि मैं इनके साथ एग्रीमेंट करूं कि भाई आज मुर्गी का रेट 350, कंफर्म मैं कल 400 रुपये हो जाएगा। अगर कल 400 रेट हुआ ना तो आप मुझे, अब मैं ये एग्रीमेंट नहीं कर रहा कि 350 के लिहाज से ही मुर्गी सप्लाई कर देना। मैं एग्रीमेंट क्या कर, कल 400 हुआ ना, अगर मैं तुमसे आज 5 किलो मुर्गी खरीदता, 10 किलो कर लें, 10 किलो मुर्गी खरीदता, आज 350 है, कल 400 रेट है, अगर आज मैं तुम्हारे साथ 350 का एग्रीमेंट कर लेता तो मुझे 500 रुपये का फायदा होता कल। ऐसे ही है, समझ आ रही है। अगर तो मैं इसे पैसे दे के मुर्गी ले लेता हूं, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर मैं इनसे ये कहता हूं कि आज 350 है, कल कंफर्म मैं 400 होगा, अगर कल 400 पे रेट गया ना तो आप मुझे अपने हाथ से 500 दे दीजिएगा, मैं आपसे मुर्गी नहीं लूंगा, मैं सिर्फ पैसे लूंगा, 500 दे दीजिएगा। लेकिन अगर रेट 300 पे गया तो फिर मैं आपको 500 रुपया अदा करूंगा। अब इसमें चूंकि रियल इंटरेस्ट पार्टी का नहीं है, रियल इंटरेस्ट कब होता, अगर मुर्गी खरीदी। अब देखिए अगर मैं बाकायदा मुर्गी खरीदता ना और मुझे उसमें 500 का फायदा होता, वो स्पेकुलेशन नहीं थी। अगर ये मुर्गी बेचते और 300 पे रेट चला जाता और मुझे नुकसान होता, वो स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं था। लेकिन अगर मैं इनसे कहता हूं कि जी रेट के डिफरेंस से सिर्फ हम जब रेट बढ़ेगा कम होगा, हम चीज बाय सेल नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, हम सिर्फ प्राइस को एडजस्ट करेंगे कि 350 से ऊपर रेट जाए तो आप मुझे पैसे देना, मुर्गी का रेट 350 से नीचे जाए तो मैं आपको पैसे दूंगा। ये स्पेकुलेशन है, ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। तो स्पेकुलेशन बिजनेस जो होता है ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। क्लियर हुई ये बात? अच्छा अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अटेंटिव है? चलिए पहले अंडर द क्वेश्चन 23, under the provisions of contract at 1870 to comment on the validity of the following agreements. Azhar and Mazhar carried on business in a certain locality in Karachi. Azhar promised to stop business in that locality if Mazhar paid him rupees 1000. Azhar stopped his business but Mazhar did not pay him the promised money. एग्रीमेंट कैसे वाइड है? इंस्टेंट ऑफ ट्रेड है। कैसे पता चला इंस्टेंट ऑफ ट्रेड है? क्योंकि पैसे दे रहा है, बिजनेस नहीं खरीद रहा या गुडविल नहीं खरीद रहा, सिर्फ पैसे दे रहा है, तो ये एग्रीमेंट वाइड है। अच्छा एग्रीमेंट वाइड होने का मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है कि क्या अजहर वापस मार्केट में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अजहर मजहर से, मजहर पैसे नहीं ना दे रहा, अजहर मजहर से पैसे नहीं निकलवा सकता क्योंकि वो वाइड है एग्रीमेंट। लेकिन अजहर क्या कर सकता है? अजहर दोबारा से मार्केट में आ सकता है। ए क्लियर? बी, अदील सेल हिज बेकरी टू बदर विद गुडविल, बिजनेस सेल कर दिया गुडविल के साथ फॉर रुपीज 100,000 एंड एग्रीज नॉट टू ओपन ए बेकरी एनीवेयर इन पाकिस्तान। अच्छा ये वैसे अगर यहां तक रहता ना, यहां तक, तो फिर वैलिड था, वैलिड। ये जो एनीवेयर इन पाकिस्तान है ना, ये
ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ये होता है इन दैट लोकेलिटी, इन दैट रीजन, इन दैट सिटी, फिर ये वैलिड होती रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि रीजनेबल होती। पूरे पाकिस्तान में कह रहे हैं काम नहीं कर रहे, तो ये बी क्लियर। सी, सलमान सेल्स हिज बिजनेस ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी इन मुल्तान टू दाऊद। बिजनेस सेल किया पूरा, गुडविल समेत, एसेट समेत बिजनेस सेल किया। सलमान सेल हिज बिजनेस ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी इन मुल्तान टू दाऊद and promises that for 2 years he will not deal in imitation jewelry in मुल्तान। 2 साल तक वो ज्वेलरी में डील नहीं करेगा। बाकी बात है वैलिड है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एक तो ये कि सेल ऑफ बिजनेस या गुडविल का केस है, और दूसरा रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है। रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है, ये एक पीरियड से पता चलता है हमें कितने साल की रिस्ट्रिक्शन है, और दूसरा इलाके से, एरिया से। हाँ, किसी और नाम से कर सकता। नहीं नहीं, ये सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता, किसी और नाम से भी सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता, कोई और बिजनेस कर सकता है। ज्वेलरी का छोड़ के बुक्स का शुरू करना चाहे वो कर सकता है। डी, शबीर ज्वाइंस द फर्म ऑफ बशीर एंड मुनीर हु डील इन स्पेयर पार्ट्स एट द माल लाहौर। शबीर एग्रीज दैट आफ्टर लिविंग द फर्म ही विल नॉट कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस एट द माल फॉर 2 years। रीजनेबल है ना रिस्ट्रिक्शन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर, ये 24 है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1970 कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। पहला, अनवर एग्रीज टू सेल शुगर टू बशीर एंड बोथ एग्री दैट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पार्टी नन ऑफ देम विल गो टू द कोर्ट। एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। बी, Azam gives Babar ₹100,000 as a loan for 1 year and agrees that if Babar fails to return the loan, Azam must sue within 2 years. Otherwise, Babar will not be liable. ये याद है आपको कौन सी प्रोविजन थी? जो लिमिटेशन पीरियड को कम कर दे। लॉ ने जो पीरियड बताया है कि इतने ऐसे में आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, अगर कोई पार्टी उसको कम कर दे तो वो क्या है? वो वाइड। और इस केस में इसका मतलब है कि लिमिटेशन पीरियड कितना था? लोन दिया और रिकवर कराने का पीरियड कितना है? 3 साल। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट वाइड है, वो स्टिल, यानी वाइड होने का मतलब क्या है? वाइड होने का ये मतलब है कि आजम अब पैसे ले ही नहीं सकता। नहीं, पैसे ले, ये जो प्रोविजन है ना 2 साल वाली, ये वाइड है, पूरे का पूरा एग्रीमेंट नहीं वाइड। यानी वो अभी भी आजम रिकवर करवा सकता है कितने सालों में? 3 सालों में। 3 सालों में। ये बात ज़हन में रखिएगा। जब कोई एक इलीगल जो ऐसा एग्रीमेंट हो लेने देने का, प्रॉपर्टीज वगैरह का, उसमें कोई ऐसी प्रोविजन अगर जो कि लॉ के अगेंस्ट हो, तो लॉ सिर्फ उस प्रोविजन को रूल आउट किया करता है। सी, अदील sells 50 clocks to Kashif. Both agree that any dispute will be referred to arbitrator. Very शाबाश। D, Atif sells sports goods from Sialkot to Naim in Lahore. In case of dispute, they may sue in Sialkot's court or Lahore's court. Both agree that they will sue in Lahore's court only. Select किया एक court between 2 equally competent courts. Valid. E, Adil contracts to sell books to Naim. In case of dispute, they decide that the matter shall be taken to district civil courts as per law, but no party shall appeal against the decision to high court. अपर कोर्ट में अपील नहीं करेंगे, वैलिड है। ये एग्रीमेंट स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स तो नहीं है, नहीं, क्योंकि जो लोअर कोर्ट में तो जा रहे हैं वो डिसीजन करवाने के लिए। नेक्स्ट 25A, Naim and Salim, while forming a contract, agree that in case of breach by any of them, the matter shall be referred to an arbitrator mutually selected by them. They also agree that only the amount of damages as may be awarded by such arbitrator shall be payable. Is this agreement valid? Yes. Arbitrator को उन्होंने agreement refer किया, agreement valid है। B. Naim had filed a suit against Kareem in court for breach of contract. Kareem contacted Naim and requested out of court settlement. Naim agreed and both of them signed and submitted a written arbitration agreement to court. Is this agreement valid? यहाँ पे देखिए केस चल रहा था, चलते केस में उन्होंने फैसला किया
कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं और एग्रीमेंट कोर्ट में जा, तो ऐसा किया जा सकता है। बस कहता है ऐसा होता है पार्टीज में सुलह हो जाए तो कोर्ट क्या करती है, केस को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन आज के लेक्चर का, सबसे अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 26। ये एंड वाले भाई नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? Until recently, Mansoor and Arif were independently engaged in the business of selling sweets at Multan railway station. दोनों इंडिपेंडेंटली मिठाई बेचते थे रेलवे स्टेशन पे। मंसूर इनकर्ड ए लॉस ड्यू टू कंपटीशन, मंसूर को नुकसान था। आरिफ इन व्यू ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद मंसूर एग्रीड टू मूव हिज बिजनेस टू द ओल्ड सिटी एरिया। आरिफ ने कहा अच्छा मैं अपना बिजनेस ओल्ड सिटी एरिया में ले जाता हूँ, दूसरे इलाके में। They reached an agreement that Arif would not engage in any competing business with Mansoor. ठीक है कि वो competing business नहीं करेंगे मंसूर के साथ। It was also agreed that in case of breach, none of them would have recourse to a court of law for enforcement of their rights. इस लाइन का क्या मतलब है कि कोई भी दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये जो मंसूर जा रहा है ना, कि आरिफ जा रहा है? आरिफ जा रहा है। आरिफ ने दूसरी जगह जब जा रहा है तो अपना बिजनेस सेल करके जा रहा है। सेल ऑफ गुडविल या सेल ऑफ बिजनेस का केस तो नहीं है, ये कंफर्म कर ले, ये इस क्वेश्चन का सबसे अहम पॉइंट है। क्या आरिफ जगह छोड़ के जो जा रहा है बिजनेस को या गुडविल को सेल करने के बाद जा रहा है कि उसके बगैर फ्रेंडशिप वगैरह की वजह से? Subsequently, due to economic downturn, Arif, in addition to the old city area, has also started to sell sweets at Multan railway station. वो दोबारा रेलवे स्टेशन पे आ गया। Mansoor, in order to restrain Arif from selling sweets, has filed a suit against him. मंसूर ने कहा भाई तुम तो वादा करके गए थे कि दोबारा वापस नहीं आओगे, और उसने उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया। कहानी समझ आ गई कि नहीं? सारी ट्विस्ट भी समझ आ गए। अब आगे चलते हैं। पहली रिक्वायरमेंट, वेदर आरिफ इज जस्टिफाइड इन स्टार्टिंग बिजनेस एट रेलवे स्टेशन मुल्तान रेलवे। क्या आरिफ जस्टिफाइड है दोबारा बिजनेस करने में? जस्टिफाइड है। आरिफ दोबारा आके बिजनेस कर सकता है। वो तो वादा करके गया था मैं इधर नहीं आऊंगा, कर सकता है क्योंकि वो अपनी गुडविल बेच कर, वो तो ये कह के गया था कि मैं दोबारा इधर काम नहीं करूंगा, तो ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड था। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वाइड है, इसीलिए आरिफ वापस आ सकता है, आरिफ काम शुरू कर सकते, क्योंकि एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वाइड है। बी, व्हाट वुड बी योर आंसर इन वन अबव इफ मंसूर हैड बाउड द गुडविल ऑफ आरिफ बिजनेस? अगर गुडविल को बेच के गया होता फिर नहीं आ सकता था। फिर अब देखिए रीजनेबल ही था ना, उसने सिर्फ उसे मना किया हुआ है रेलवे स्टेशन पे, ओल्ड सिटी में जाकर बिजनेस कर सकता है। तो वन में आरिफ वापस आ सकता है, जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस को गुडविल को सेल नहीं किया। टू में आरिफ वापस नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि उसने गुडविल को सेल कर दिया हुआ। फिर कह रहा है वेदर मंसूर इज जस्टिफाइड इन फाइलिंग ए सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन सेकंड अबव। इस केस में बताइए क्या केस फाइल कर सकता है? बिल्कुल। अच्छा फर्स्ट वाले केस में एग्रीमेंट हुआ था इन स्टेट ऑफ ट्रेड, वो एग्रीमेंट वाइड था, वो केस फाइल कर सकता था। फर्स्ट वाले में पूछ रहा हूं, नहीं सेकंड वाले में कर सकता है, क्योंकि गुडविल खरीदी है। गुडविल खरीदी है तो इसका मतलब है ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड हो गई। अब मंसूर के पास लीगल राइट आ गया कि वो रोक सके, कि वो आरिफ को नहीं समझ आ रही। देखें पहले पार्ट ए, बगैर सेल परचेज किए आरिफ गया था, फिर आरिफ वापस आ गया। क्या आरिफ को वापस आने से रोका जा सकता? क्यों नहीं रोका जा सकता?
क्योंकि एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड है। लेकिन बी में रोका जा सकता है, वो क्या, क्योंकि एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शन है कि अगर सेल ऑफ बिजनेस या सेल ऑफ गुडविल हो फिर रोका जा सकता है। ये दोनों में फर्क समझ आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे बताइए सेकंड में क्या मंसूर आरिफ को रोक सकता है? रोक सकता है ना, क्योंकि वो बिजनेस सेल करके गया है, सेकंड की बात कर रहा हूं, उसमें रोक सकता है। आरिफ वापस आ गया, क्या मंसूर आरिफ के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है? यस ले। क्यों? क्योंकि वो गुडविल बेच के गया था। अब ये एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड का केस नहीं है, अब ये एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शन का केस है जो वैलिड है। ये एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शन का केस है जो वैलिड है। 4. What would be your answer in third above if both Arif and Mansoor had agreed to refer their dispute to arbitration and not to the court of law? क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने तो एग्री ये किया हुआ था थर्ड वाले केस में अगर बात करें कि हम एक दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेंगे कोई, तो ये एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग थी, ये वाइड है। इस केस की सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें उसने एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड और एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स और दोनों को इकट्ठा कर दिया, दोनों को इकट्ठा कर। पहले दो पार्ट्स में एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड का केस है, ये है एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड का केस, ये उसकी एक्सेप्शन। ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये उसकी एक्सेप्शन। कुछ समझ आई बात? चलिए घर जाके आप इस केस को दोबारा पढ़ना और अटेम्प्ट करना, ये एक अच्छा केस है। ठीक। नेक्स्ट 27. Two wrestlers, Goga and Shida, agreed to play a wrestling match on the condition that if any of them would fail to appear for the match, he would have to pay rupees 5,000 to the other party. कि अगर कोई ना आया तो वो दूसरी पार्टी को 5,000 देगा। Winner was to receive rupees 20,000 out of the sale proceeds of the ticket. विनर को 20,000 मिलेंगे। गोगा फेल टू अपीयर इन द मैच एंड शिदा सूड हिम फॉर रुपीज 5,000 कि भाई तुम एग्री किया था कि नहीं आए तो जुर्माना अदा करोगे, अदा करो 5,000। गोगा हाउएवर रिफ्यूज टू पे क्लेमिंग दैट बीइंग वेजरिंग इन नेचर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बताइए वेदर शिदा कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम गोगा? जी, क्या ये वेजरिंग एग्रीमेंट है? सारा केस इस एक क्वेश्चन पे खड़ा है, क्या ये वेजरिंग एग्रीमेंट है? बताइए, क्या पार्टीज का रियल इंटरेस्ट था? क्या अनरिलेटेड पार्टीज तो नहीं कुछ तय कर रहे थे? तो फिर ये गेम ऑफ कंपटीशन है, ये गेम ऑफ प्राइस कंपटीशन है इन्वॉल्विंग गेम ऑफ स्किल। प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही थी ना, और जो नहीं आया वो पेनल्टी देगा। तो ये एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि रिकवरी करवाई जा सकती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक पार्टी दूसरे के दर्जी से कहे भाईजान ईद से पहले पहले मेरे कपड़े सी देना, अगर ईद से पहले कपड़े ना सिए तो फिर आपको 5,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। दर्जी अगर ईद से पहले कपड़े ना सिए जुर्माना अदा करना पड़ेगा कि नहीं? ये वेजरिंग एग्रीमेंट तो नहीं है कि अगर आपने टाइम पे कपड़े ना सिए तो जुर्माना अदा करना पड़ेगा, नहीं, ये तो डैमेज है, सिंपल डैमेज है। तो ये एग्रीमेंट वैलिड है। क्यों वैलिड है? प्राइस कंपटीशन, जहां पे आपको नजर आ जाए ना केस में कि ये कंपटीशन की बात हो रही है, कोई खेल की स्पोर्ट्स की बात हो रही है और जीतने वाले को इनाम मिलने की बात हो रही है, आपने कह देना एग्रीमेंट वैलिड है, वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है ये। उन दोनों पार्टीज का जो खेल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम जब खेलती हैं, उनको जब कोई इनाम देने की बारी आती है वो रियल इंटरेस्ट है। सबसे पहले सर ये देखना होता है रियल इंटरेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसमें अगर ये कहते हैं कि जी गोगा शिदा का मैच हो रहा है लेकिन तमाशाइयों ने आपस में एग्री किया दो, ये नॉर्मली जब ये टीम्स क्रिकेट टीम्स एक दूसरे के मुल्क का दौरा करती है तो उसमें ये जब एग्रीमेंट पहले से हो चुका होता है उसमें ये क्लास भी लिखी होती है कि अगर किसी वजह से आपने इनकार कर दिया हमारे मुल्क में आने से तो फिर आपको ये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। वो काफ़ी सालों तक तो पीसीबी वो इंडियन के खिलाफ आईसीसी में ये केस लेके जाता रहा कि इन्होंने एग्रीमेंट किया था दौरा करेंगे और नहीं किया,
तो ये एक नेचुरल पेनल्टी क्लॉज होती है एग्रीमेंट्स के अंदर, इसे डैमेजेस कहते हैं कि एक पार्टी अगर अपने हिस्से का काम नहीं करेगी तो वो दूसरी पार्टी को डैमेजेस पे करेगी। इस क्वेश्चन में सबसे अहम चीज क्या थी, ये डिसाइड करना वेजरिंग एग्रीमेंट है कि नहीं। 28 ऑन 1 जुलाई 2018 बासित एग्रीड टू बाय 500 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम तैमूर आफ्टर 2 months एट ए प्राइस ऑफ 65 पर ग्राम। ऑन द ड्यू डेट द प्राइस ऑफ सिल्वर वाज 62 पर ग्राम, 62 पर ग्राम, यानी उसने 65 के हिसाब से कहा था और ड्यू डेट पे प्राइस कम होकर 62 हो गई। Discuss the validity of above contract if both Basit and Taimur had intention to settle the transaction by paying the difference between contract price and the market price without making any delivery. Without making any delivery. ये अभी आपने क्वेश्चन पूछा था, ये क्या हो गया, स्पेकुलेशन। ये वेजिंग एग्रीमेंट है, ये वाइड है। लेकिन अगर वो होता कि जी सेटल फिजिकल डिलीवरी के जरिए से सेटल करेंगे तो उस सूरत में ये वेजरिंग एग्रीमेंट ना होता, वैलिड होता। जी पहले लीगल प्रोविजन डालेंगे कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वाइड, फिर उसके बाद डिसीजन बेसिस ऑफ डिसीजन में लिखेंगे बिकॉज इन दिस एग्रीमेंट पार्टीज डू नॉट हैव इंटेंशन टू मेक फिजिकल डिलीवरी, देयरफॉर इट इज स्पेकुलेशन एंड वेजरिंग एग्रीमेंट, देयरफॉर वाइड। ठीक है, पहले लीगल प्रोविजन लिख देना वेजरिंग एग्रीमेंट वाइड है, फिर नीचे आपने केस के फैक्ट से आपने साबित करना है कि ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। 29 कमेंट ऑन एनफोर्सबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। ए हामिद प्रोमिसेस टू पे रुपीज 10,000 टू आरिफ इफ इट रेन टुडे एंड आरिफ प्रोमिसेस टू पे रुपीज 10,000 टू हामिद इफ इट डिड नॉट। वाइडेबल नहीं है, वाइडेबल कहां से आ गया, वेजरिंग एग्रीमेंट है, वाइड है। वाइडेबल तो होता है जब फ्री कंसर्ट नहीं होती जिसमें। बी एन एग्रीमेंट टू एंटर इनटू ए रेसलिंग इवेंट इन विच विनर वाज टू बी रिवार्डेड बाय द एंटायर सेल प्रोसीड ऑफ टिकट्स। ये वेजरिंग एग्रीमेंट उसकी एक्सेप्शन है। क्या नाम था इसका, प्राइज कंपटीशन। सी आसिम एग्रीड विद कासिम टू प्रोवाइड हिम क्रेडिट टू बेट ऑन क्रिकेट मैच विद द स्टिपुलेशन दैट इफ कासिम वॉन ही विल शेयर हाफ द प्रोसीड विद आसिम। अब देखिए इसमें आपको पता चल रहा है वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है, क्रिकेट मैच पे बैट लगा, और कोलैटरल क्या है, लोन देना। अब आपको पता चल रहा है कि इसमें क्लियरली कि पार्टी को पता है कि नहीं पता कि लोन किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब ये मेन एग्रीमेंट जो है बैट ऑन क्रिकेट वाला, ये अगर वाइड है तो जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन है वो भी वाइड। लोन देने वाली, तो वेजरिंग एग्रीमेंट के साथ जितने भी रिलेटेड एग्रीमेंट्स होंगे, जितने भी एग्रीमेंट्स वेजरिंग के साथ रिलेटेड होंगे, वेजरिंग के साथ कोलैटरल होंगे, वो सारे के सारे वाइड होंगे। डी साजिद एंड माजिद डिपॉजिटेड रुपीज 5,000 ईच विद नवाज फॉर बैटिंग, विनर टू टेक होल अमाउंट। साजिद वॉन द बैट बट नवाज रिफ्यूज टू पे एनी अमाउंट टू हिम। जिसको पैसे दिए थे कि भाई मानद के तौर पे जुआ कराने लगे, मानद के तौर पे तुम्हारे पास पैसे रखे हैं, वो कहता है मैंने पैसे नहीं देने। एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड, रिकवरी हो सकती है, वाइड एग्रीमेंट्स में कोई रिकवरी नहीं हो सकती, ये वेजरिंग एग्रीमेंट में इलीगल में। ए नसीम एंड करीम डिपॉजिटेड रुपीज 5,000 each for a bet on a card game. Naseem agreed to give Shahbaz 20% commission for his sport during the game. Naseem won the bet but refused to give any money to Shahbaz. Wide agreement. क्योंकि मेन एग्रीमेंट, हालांकि उसने स्पोर्ट प्रोवाइड करने थे, लेकिन स्पोर्ट किसकी प्रोवाइड करने थे, वेजरिंग की, बैटिंग की। तो ये कोलैटरल एग्रीमेंट हो गया ना कमीशन वाला, कि स्पोर्ट प्रोवाइड करो तो मैं कमीशन देंगे। लेकिन जो कि ये मेन एग्रीमेंट जो था वो वेजरिंग वाला था, तो ये कोलैटरल ट्रांजैक्शन भी वाइड हो गए जी। हाँ, रियल इंटरेस्ट वेजरिंग में, वेजरिंग की ट्रांजैक्शन, हाँ उसमें रियल इंटरेस्ट नहीं है उनका। वेजरिंग एग्रीमेंट अगर हो गया आपस में तो याद रखें उसमें इन पार्टीज का रियल इंटरेस्ट नहीं होता, रियल इंटरेस्ट नहीं होता। F. Nasir is guardian of Kabir, a minor. Kabir lost a bet and Nasir paid rupees 7,000 from his pocket for the bet. गार्डियन ने माइनर के पैसे दिए कबीर के, कबीर शर्त हार चुका था, क्या ये गार्डियन रिकवर करवा सकता है? नहीं।
क्योंकि नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है ही नहीं जुआ। क्लियर? चलिए ये थे हमारे क्वेश्चंस, इनके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का टाइम भी ख़त्म होता है। कल के लिए आपकी असाइनमेंट क्या है वाला, चैप्टर 4 के एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने हैं और आपकी बुक के ऊपर टिक क्रॉस जो भी आपने मार्क करना है, ये मार्किंग मैंने चेक करनी है। जिसकी बुक पे ये टिक लगे हुए इसका मतलब है उसने असाइनमेंट की है, और जिसके टिक ना लगे हुए तो बुक पे टिक ना नहीं लगाना चाहते तो साथ में एक खाली पेज ले लें, वहाँ पे नंबरिंग लिख के ना एमसीक्यू नंबर 1 2 3 4 जैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे, राइट ऑप्शन लिख दें, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। बुक पे मार्क कर लें या बुक पे नहीं करना चाहते लाता पेज के ऊपर, लेकिन रिटन फॉर्म में लाजमी आपने अटेम्प्ट करके लाना है। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।